जैसा आप सबको विदित है कि कल के सेशन के अंदर हमने राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश, जो भौगोलिक विभाजन है, उसके बारे में जो हमारी चर्चा चल रही थी, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे वो है आपके राजस्थान के भौतिक प्रदेश या भौगोलिक विभाजन। और ये जो भौतिक प्रदेश 4 भागों में था, एक मरुस्थल, एक अरावली, एक मैदान और एक, याद रखिएगा, पठार। ये हमने भाग पढ़े थे। ठीक है, तो आखिरी के अंदर नोट लगाइए और नोट लगा के लिखिएगा, एक लाइन तो ये लिखिएगा कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, इन भौतिक प्रदेशों का प्राचीन से नवीन क्रम क्या है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का प्राचीन से नवीन क्रम, क्योंकि ये जो है ये आरएस के अंदर पूछा गया था एक बार प्री में, तो क्योंकि चारों हमने पढ़ लिए हैं तो हम इनका क्रम लिख लेते हैं। प्राचीन से नवीन तो लिखिएगा अरावली, फिर लिखिएगा पठार, फिर लिखिएगा मैदान और उसके बाद में लिखिएगा मरुस्थल। ये प्राचीन से नवीन क्रम है। यदि नवीन से प्राचीन क्रम पूछ लेगा तो आपको इसको पलट देना है। ठीक है, एक तो ये। दूसरी बात आपको लिखनी है कि हमने एक तो मरुस्थल पढ़ा है, तो कई बार मरु के नाम से पूछ लेता है मरुस्थल। ठीक है, एक मेरू का मतलब होता है अरावली, याद रखिएगा, अरावली। और एक माल का मतलब होता है पठार। राजस्थानी साहित्य में यदि पूछ ले आपको कि राजस्थान कौन से भौतिक प्रदेशों में बंटा है, तो मरु, मेरू और माल, 3 प्रकार से। ठीक है, लिखिएगा। और बाकी इनके बारे में लगभग जो बातें हैं वो आपको बता दी गई है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अब आप हेडिंग डाल दीजिएगा। अगली जो बात है, अगला जो टॉपिक है, नंबर 3। 2 टॉपिक पूरे हो चुके हैं, नंबर 3रा टॉपिक हम आज से शुरू कर रहे हैं। हेडिंग लगाइएगा, राजस्थान में अपवाह तंत्र। राजस्थान में अपवाह तंत्र यानी कि नदियां। राजस्थान में अपवाह तंत्र यानी कि नदियां। हेडिंग डालिए। इसमें पहले कुछ शब्दावली लिख लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, एक शब्द होता है अपवाह क्षेत्र, ताकि क्या है, आगे जब ये शब्दावली हम प्रयुक्त करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे अपवाह क्षेत्र है, अपवाह तंत्र है। ठीक है, एक शब्द आपके नदी द्रोणी क्या होता है, या नदी बेसिन जिसे आप कहते हैं, ये क्या है। ये कुछ शब्दावली है जहां से कई बार एग्जामिनर कोई क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है, और एक शब्दावली के रूप में आपके आता है सहायक नदियां। अपवाह क्षेत्र ये क्या होता है, तो अपवाह क्षेत्र का तात्पर्य होता है किसी नदी द्वारा किसी क्षेत्र से जल को बहाकर ले जाना, अपवाह क्षेत्र होता है। भाई जैसे कोई नदी है, वो नदी जिस क्षेत्र से अपने जल को बहाकर ले जा रही है, वो जो एरिया है, उस एरिया को बोलेंगे आप अपवाह क्षेत्र। कोई दिक्कत, समझ गए। किसी नदी द्वारा जल को किसी क्षेत्र से बहाकर ले जाना अपवाह क्षेत्र कहलाता है। और यही नदी यानी कि मुख्य नदी, चलो पहले तो वो लिखो,
वरना फिर अफवाह तंत्र में और कंफ्यूज होगा। सबसे पहले तो ये लिख लो, किसी नदी द्वारा, किसी नदी द्वारा किसी क्षेत्र से, किसी क्षेत्र से जल को बहाकर, बहाकर ले जाना, ले जाना क्या कहलाता है? याद रखिएगा, अपवाह क्षेत्र। ठीक है, कर्क रेखा नहीं, वो जलवायु में पढ़ूंगा मैं, जलवायु के अंदर कर्क रेखा का ज्यादा प्रभाव होगा ना तो वहां पढ़ूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है विकी, वो सूर्य की किरणें सारी वहीं पढ़ूंगा मैं। ठीक है, अब अपोहा तंत्र क्या कहते हैं? अपोहा तंत्र की डेफिनेशन क्या, ये तो समझ में आ गया। अफवाह क्षेत्र क्या हो? अफवाह तंत्र का मतलब होता है किसी क्षेत्र से मुख्य नदी और सहायक नदियों का जो बहाव क्षेत्र होता है उसे आप पूरा अपोहा तंत्र कहते हैं। अपोहा तंत्र का मतलब होता है किसी क्षेत्र से मुख्य नदी द्वारा सहायक नदियों व उप सहायक नदियों को बहाकर ले जाना अपोहा तंत्र कहलाता है। यानी कि किसी क्षेत्र से मुख्य नदी वे उसकी सहायक नदियों का बहाव अपोहा तंत्र कहलाता है। जैसे ये कोई एरिया है, इस एरिया में ये कोई नदी है और इस नदी की ये सहायक नदियां हैं, तो फिर ये जो पूरा एरिया है ये उस नदी का अपोहा तंत्र कहलाएगा। ये मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों का बहाव अपोहा तंत्र कहलाता है। ठीक है, अब पवार साहब फिलहाल तो लगाता है कुछ सूचनाओं के तहत, बाकी अभी सीमांकन हुआ नहीं है जिलों का, तो देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, नदी द्रोणी या नदी बेसिन क्या होता है? तो याद रखिएगा, किसी मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के बीच का जो भाग होता है उसे आप क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, नदी बेसिन। मुख्य नदी और इसकी सहायक नदियों के बीच का जो भाग होता है उसे आप नदी बेसिन कहते हैं। समझ में आया? नदी द्रोणी या फिर नदी बेसिन। तो लिखिएगा, किसी मुख्य नदी वे, किसी मुख्य नदी वे उसकी सहायक नदियों के बीच का जो भाग है या बीच का जो मैदान है उसे आप क्या बोलते हैं? नदी बेसिन। एक शब्द है सहायक नदियां। सहायक नदियां आप समझते ही हैं कि जैसे कोई मुख्य नदी है और इस मुख्य नदी में आकर गिरने वाली छोटी या बड़ी जो नदियां होती है वो कौन सी है? सहायक नदियां। किसी मुख्य नदी में आकर, किसी मुख्य, किसी मुख्य नदी में छोटी या बड़ी नदियां आकर गिरती है, किसी मुख्य नदी में छोटी या बड़ी नदियां आकर गिरती है उसे सहायक नदियां कहते हैं। उतार लीजिए, 4 बिंदु की 4 शब्दावली खास रही है, उतारिएगा। लिख लिया?
लिख लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि राज्य में, इसलिए आप निश्चित रहिए, अभी जो देखिए जुलाई 2025 तक जो है वो राजस्थान के जो जिले हैं उनका सीमांकन होना बाकी है। जब तक सीमांकन नहीं होगा तब तक 41 के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ाएंगे बताओ। ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, आपको कोष्टक लिखाते हैं कि ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो 33 के अकॉर्डिंग भी देख रहे हैं हम। राज्य में अपवाह तंत्र का निर्धारण, और राज्य में अपवाह तंत्र का जो निर्धारण है वो कार्य अरावली का है, क्योंकि आप पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान में, ये राजस्थान, इस राजस्थान में ये रही आपकी अरावली, ये ये रही अरावली। इस अरावली के पश्चिमी भाग में तो क्या है, अरब सागर, और पूर्वी भाग में क्या है, बंगाल की खाड़ी। और आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में बहने वाली बहुत सारी नदियां हैं जो अरब सागर में आकर गिरती है, और बहुत सारी नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी का भाग है। इसका मतलब हमारे राजस्थान में आप ये कह सकते हैं कि अरावली के पश्चिमी भाग में तो किस प्रकार का अफवाह तंत्र है, तो आप कहेंगे सर पश्चिमी भाग में अरब सागरीय अफवाह तंत्र है। अरावली के पश्चिमी भाग में अरब सागरीय अफवाह तंत्र है, जबकि अरावली के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है। उतारिएगा, उतारिए। लिख लिया। चलिए आगे। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि हम जो अफवाह तंत्र पढ़ने जा रहे हैं, तो राजस्थान में कितने प्रकार का अफवाह तंत्र है। राजस्थान में अफवाह तंत्र,
तो आप कहेंगे सर राजस्थान में जो कुल अपोहा तंत्र है वह है आपके टोटली 3 प्रकार से। राजस्थान के अंदर जो अपोहा तंत्र है वह है आपके 3 प्रकार से। कितने प्रकार से है? 3 प्रकार से। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? तो इसके अंदर सबसे पहले आंतरिक अपोहा तंत्र, दूसरा अरब सागरीय अपोहा तंत्र, और नंबर 3 बंगाल की खाड़ी का बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। टोटल जो है वो कितने प्रकार का अफवाह तंत्र है राजस्थान में? तो आप कहेंगे सर 3 प्रकार का। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। ठीक है। अब आप कहेंगे सर होता क्या है? देखिए, बंगाल के खाड़ी का अफवाह तंत्र का मतलब ये होता है ऐसी नदियां जो अपना जल प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में डालती है, उसे बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। अरब सागरीय अफवाह तंत्र का मतलब यह है कि राजस्थान में बहने वाली ऐसी नदियां जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना जो जल है वो अरब सागर में डालती है, वो अरब सागरीय अफवाह तंत्र। और आंतरिक अफवाह तंत्र का मतलब है ऐसी नदियां जो अपना जल ना तो अरब सागर में उड़ेलती है और ना ही बंगाल की खाड़ी में किसी मैदानी या मरुस्थलीय भाग में लुप्त हो जाती है, वो है आपके आंतरिक अफवाह तंत्र। हमारे लिए क्वेश्चन तो वो तो हम आगे लिख लेंगे, जब हेडिंग डालेंगे तो लिखेंगे इनके बारे में। ठीक है। तो 3 प्रकार का अफवाह तंत्र है ये। अब इनमें से आप सबसे पहले हेडिंग लगाइए आंतरिक अफवाह तंत्र। अच्छा, प्रमुख नदियों के नाम लिखा देता हूं आपको, यहां से एक क्वेश्चन आता है ना। तो देखिए, आंतरिक अफवाह तंत्र में घग्गर नदी है, ठीक है, कांतली नदी है, काकनी या काकने नदी है, साबी नदी है, आपकी मेंथा या मेंढा नदी है। भाई घग्गर है, कांतली है, काकने है, साबी है, मेंथा है, रूपनगढ़ है, रूपारेल है, खारी है, खंडेला है, और द्रियवती है क्या? द्रियवती। ये यह आंतरिक अफवाह तंत्र की। अरब सागर की यदि हम बात करेंगे तो देखिए 4 नदियों के नाम है। लूणी नदी है, पश्चिम बनास नदी है, माही नदी है, और साबरमती नदी है। बंगाल की खाड़ी की यदि हम बात करेंगे तो इधर याद रखिएगा चंबल नदी है, बनास नदी है, गंभीर नदी है, और बाणगंगा नदी जो है वो है। तो कई बार आता है ना कौन सी नदी कौन से अफवाह तंत्र का भाग है, तो ये उतारिएगा। ठीक है। और फिर इनमें से हेडिंग डाल दीजिएगा आंतरिक अपोहा तंत्र।
चलिए, तो हेडिंग लगा लीजिए इनमें से आंतरिक अपोहा तंत्र। आंतरिक अपोहा तंत्र। और आंतरिक जो अपोहा तंत्र है इसके बारे में, तो आंतरिक अपोहा तंत्र के बारे में लिखिएगा, इसमें लिखिएगा वह नदियां जो प्रवाहित होने के बाद, जो प्रवाहित होने के बाद किसी किसी मैदानी भाग या मरुस्थल में लुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है, उसे आप क्या कहते हैं? आंतरिक अपोहा तंत्र। और आंतरिक अपोहा तंत्र को दूसरे तरीके से हम ये और कह सकते हैं, यह एक विशेष प्रकार का, यह एक विशेष प्रकार का अपोहा तंत्र है जो केवल राजस्थान में ही अवेलेबल है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसी नदियां, ऐसी नदियां जो ने तो अरब सागर में, वे ने ही बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो, कहीं बीच में ही लुप्त हो जाती है। इसको हम और स्पष्ट ये कर सकते हैं कि ऐसी नदियां जिनका उद्गम निश्चित हो, लेकिन लेकिन समाप्ति स्थल निश्चित न हो, उसे आप क्या कहेंगे? आंतरिक अपोहा तंत्र। और याद रखिएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा अपोहा तंत्र यही है, राज्य का सबसे बड़ा अपोहा तंत्र 60.20%, यही है आंतरिक अपोहा तंत्र। उतारिए। अच्छा, ये बताना है क्या पवार साहब? अभी बताते हैं, ठीक है। ये उतारिए और फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ, सारे लिख के ही बता देता हूँ, ठीक है। लिख लिया? चलिए एक बार, विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर बॉर्डर पर कितने जिले हैं, ठीक है। तो देखो ये राजस्थान है, और इस राजस्थान के बॉर्डर पर यदि मैं जिले बताऊं आपको, तो देखो काउंट कर लेना अपना, गंगानगर है, बीकानेर है,
फलोदी है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, इधर से भीलवाड़ा है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर बारां है, फिर यहाँ पर झालावाड़ है, और उसके बाद में फिर यहाँ पर कोटा है, सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर है, और उसके बाद में फिर भरतपुर है, डीग है, ठीक है, अलवर है, खेरतल तिजारा है, कोटपुतली बहरोड है, शिकर है, झुंझुनू है, चूरू है, और हनुमानगढ़ है। ये जो जिले हैं ये आपके बॉर्डर पर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 और 28 28 जो जिले हैं वो सीमावर्ती हैं। टोटल कितने हैं? 41। एक बार और देख लेते हैं। ये गंगानगर है, नो डाउट, ये बीकानेर है, ये आपके फलोदी आ जाता है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, फिर आपके चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, और फिर इधर से आपके कोटा हो जाएगा, ये झालावाड़ है, ये आपके बारां है, सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर है, भरतपुर है, डीग है, अलवर है, खेरतल तिजारा है, कोटपुतली बहरोड है, और फिर शिकर है, झुंझुनू है, चूरू है, और हनुमानगढ़ है। नो डाउट 28 है, ठीक है। यानी कि आप इस प्रकार से, यदि कहीं डाउट रह गया है तो आप ये कर सकते हैं, कुल जिले कितने हैं? 41। 41 में से याद रखिएगा सीमावर्ती, सीमावर्ती जो जिले हैं इनमें से वो कितने हैं? 28। फिर पीछे आंतरिक कितने बचे? माइनस कर दीजिएगा, आंतरिक, आंतरिक जिले। तो आप कह देंगे सर आंतरिक जिले बचे हैं कितने? 13 बचे हैं क्या? ठीक है, ये लो, ठीक है, ये हो गया आंतरिक अपवाह तंत्र। अब इनमें से आप सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए, हम जिस नदी को पढ़ने जा रहे हैं आंतरिक अपवाह तंत्र में, लिखिएगा नंबर 1, वो है आपके कांतली नदी। सबसे पहले लिखिएगा कांतली नदी जो है, इस नदी का अन्य नाम क्या है? वैसे देखिए आंतरिक अपवाह तंत्र की सभी नदियां मौसमी नदी है, लेकिन ये एक बार क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सी मौसमी नदी है, तो कांतली नदी। मौसमी नदी का मतलब होता है कि ये नदी तभी है जब मौसम आता है, यानी कि बारिश के दिनों में दिखाई देती है, वरना उसके अलावा नहीं है। तो अन्य नाम इसका मौसमी नदी, और एक ओब्लिक करके लिख लीजिएगा शेखावटी की मुख्य नदी है ये। शेखावटी की क्या है? ये मुख्य नदी है, शेखावटी की मुख्य नदी। कौन सी? कांतली नदी, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर ये शिकर है, ये झुंझुनू है, और ये चूरू है। हम जिस नदी को पढ़ रहे हैं कांतली नदी, इसकी यदि लोकेशन यहां बढ़ूंगा मैं, तो यहां से आपके ये नदी निकलती है, और इस प्रकार बहते हुए ये यहां पर जाकर क्या होती है? समाप्त होती है। ये इस प्रकार से नदी बहती है आपके, यानी कि आप कहेंगे कि सर ये जो कांतली नदी है, इसका जो उद्गम है वो उद्गम होता है आपके कहां से? तो याद रखिएगा खंडेला की पहाड़ियों से, और खंडेला की जो पहाड़ियां हैं वो है आपके कहां पर? तो आप कहेंगे सर शिकर। खंडेला की पहाड़ियां कहां पर है? ये देखिए यहां से शिकर, शिकर से निकली, और कितने जिलों में बहाव रहेगा इसका? तो आप कहेंगे सर 2 जिलों में, एक शिकर है और एक झुंझुनू है, बस। और लुप्त कहां हो जाएगी ये? तो याद रखिएगा झुंझुनू के अंदर एक स्थान है मुंड्रेला, झुंझुनू के मुंड्रेला नामक स्थान पर, मुंड्रेला नामक स्थान पर ये क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। कौन सी? कांतली नदी, ठीक है, बस। यहां से यहां तक इसकी लंबाई की यदि हम चर्चा करेंगे तो इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। इसीलिए इसकी विशेषता यह है कि पूर्णतः राज्य में प्रवाहित होने वाली पूर्णतः राज्य में प्रवाहित होने वाली आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी, आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है? याद रखिएगा कांतली नदी, ठीक है।
इंपॉर्टेंट। और इसके किनारे जो है वो दो सभ्यताएं हैं। एक तो है आपके गणेश्वर जो कि आपके सीकर में है, एक है आपके सुनारी जो कि झुंझुनू में है। ये दो बिंदु लिखिएगा बस। लिखिएगा। हाँ ये लिखिएगा। तो कोई सी भी नदी आप पढ़े तो इसी प्रकार से पढ़ेंगे। यानी कि एक तो अन्य नाम हो गया, एक उद्गम स्थल हो गया, एक उसका बहाव हो गया कि वो कहाँ कहाँ बहती है, एक कहाँ लुप्त होती है, एक उसकी कुल लंबाई क्या है, और फिर उसकी विशेषता क्या है, और फिर उसके किनारे क्या है। बस यही क्वेश्चन बनते हैं नदियों से। अब एक बात नोट करके आपको नोट नोट लगा के नोट करनी है। तो नोट करके अंदर लिखिएगा कांतली नदी का बहाव तोरावटी कहलाता है। इसका जो बहाव है वो क्या कहलाता है, तोरावटी लिखिएगा। ठीक है, उतारिएगा ये। काकनी नदी या काकनी नदी, काकनी नदी या काकनी नदी, लीजिए। काकनी नदी या काकनी नदी, सबसे पहले इस नदी का अन्य नाम, इस नदी का जो अन्य नाम है वो है आपके, लिखिएगा मशहूरदी नदी कहते हैं इसे। इसे आप क्या कहते हैं, मशहूरदी नदी। क्या कहते हैं, मशहूरदी नदी। यानी कि ये जिस प्रकार से हमारा जिला है कौन सा, जैसलमेर, हम जो नदी पढ़ रहे हैं काकनी नदी, इस काकनी नदी की जो लोकेशन है वो यहीं इसी जिले में है, और वो नदी आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। यहाँ आकर इस प्रकार से गिरती है। कौन सी नदी है ये है आपके काकनी नदी या काकनी नदी। देखिए, काकनी नदी या काकनी नदी की हम बात करते हैं तो इसका जो उद्गम है वो होता है आपके कोटरी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कोटरी की पहाड़ियाँ। और ये जो कोटरी की पहाड़ियाँ हैं ये आपके जिस जिले में है वो जिला कौन सा है, जैसलमेर। यहाँ से निकलती है और फिर आपको ये एक झील है, और इस झील का जो नाम है वो याद रखिएगा क्या है, बुझ झील। इस बुझ झील में आकर गिरती है और समाप्त होती है। लेकिन हम ये भी पढ़ते हैं कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो ये नदी यहाँ से निकलते हुए इस प्रकार, और इसका जो जल है वो इस प्रकार यहाँ से होते हुए इस प्रकार से जाकर गिरता है। ये जहाँ पर गिरता है वो है मिट्टा खाड़ी, और ये जो मिठा खाड़ी है ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान। मिट्टा खाड़ी पाकिस्तान में जाकर ये गिरती है। तो ये इस प्रकार से नदी है आपके सामने। आइए देखते हैं कौन कौन से और किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके सामने। सबसे पहले तो हम जो नदी पढ़ने जा रहे हैं इस नदी का अन्य नाम हो गया मशहूरदी नदी। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है उद्गम से। इस नदी का जो उद्गम है वो है आपके कोटरी की पहाड़ियाँ, और कोटरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपके कहाँ पर है, तो याद रखिएगा कोटरी गांव। और कोटरी गांव कहाँ पर है आपके, याद रखिएगा जैसलमेर में। कोटरी पहाड़ियाँ कोटरी गांव जैसलमेर में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात आप कहेंगे सर प्रवाह क्षेत्र, तो आप कहेंगे सर प्रवाह जो क्षेत्र है वो आपके केवल एक ही जिला है और वो है आपके कौन सा, जैसलमेर। ठीक है, अच्छा ये समाप्त या लुप्त कहाँ होती है, तो आप कहेंगे सर ये नदी जो लुप्त है ये होती है आपके बुझ झील में, और बुझ झील जो है ये आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर जैसलमेर में। लीजिए, बुझ झील कहाँ पर है, जैसलमेर में। इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो है आपके याद रखिएगा मात्र और मात्र 17 किलोमीटर। कितनी है, मात्र और मात्र 17 किलोमीटर। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि ये जो नदी है ये आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है। आंतरिक अफवाह
तंत्र की सबसे छोटी नदी, आंतरिक अपोहा तंत्र की सबसे छोटी नदी यदि कोई है तो वो आपके सामने यही है। ठीक है, याद रखिएगा। बस इसके किनारे जो है यहां पर एक मंदिर है, और इसके किनारे जो है आप लिखिएगा किनारे करके, वो मंदिर है आपके काक गणेश मंदिर। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन आता है, काक गणेश मंदिर कहां पर है? याद रखिएगा जैसलमेर में। बस कंप्लीट, उतार लीजिएगा काकनी या काकने नदी। देखिए अदर क्लास के लिए जो भी आपसे है वो आप दिए गए नंबरों पे कॉल करेंगे तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, तो जो नंबर है उन पे आप कॉल करिएगा, आपको वहां पर सारी जो आपकी इंक्वायरी है उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको मिलेगी। तो लिखिएगा चेंज कीजिए सूची। लिख लिया तो चले आगे। लिख लिया ना, आगे चलूं? ठीक है, तो ये आपकी काकनी नदी होगी। ठीक है, आगे चलें। अब आप हेडिंग लगाइए नेक्स्ट। अगली जो नदी है वो है आपके सामने नंबर 3, और वो है घग्गर नदी। घग्गर नदी, सबसे पहले इसकी लोकेशन बना देता हूं आपके सामने। देखिए यहां पर ये जो जिला है ये आपके गंगानगर है, यहाँ पर ये जो जिला है वो हनुमानगढ़ है, इधर जो है
वो आपके पाकिस्तान है। और इस नदी की जो लोकेशन बनाने जा रहा हूँ वो यहाँ से इस प्रकार से है। और यहाँ पर ये जो स्थान बना रहा हूँ मैं, ये है आपके शिवालिक पहाड़ियाँ। और शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं ये हिमालय का भाग है, याद रखिएगा। किसका भाग है? हिमालय का भाग है। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि इस भाग से जो नदी आएगी ना, वो हमारे राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो हिमालय के भाग से आकर बहती है। तो हिमालय का भाग है ये। और जहां से इस नदी की हम चर्चा करेंगे वो हिमाचल प्रदेश का काल का क्षेत्र है। यानी कि यहां पर एक मंदिर सा बना हुआ है और यहां पर मंदिर है आपके काल का माता का, इसीलिए क्षेत्र भी क्या कहलाया था? काल का। और जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं वो एचपी, एचपी का मतलब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो काल का क्षेत्र है, इस काल का क्षेत्र से एक नदी निकलती है और यही नदी इस प्रकार से बहते हुए हमारे राजस्थान में यहां से इस प्रकार से बहती है और जहां तक जाती है वो पाकिस्तान। और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वो है आपके यहां से इस प्रकार से। और ये जो क्षेत्र है ये आपके इस प्रकार से था। ये हनुमानगढ़ है और ये आपके क्या है? ये हनुमानगढ़ और ये गंगानगर। ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसकी लोकेशन है नदी की, इसकी घग्गर नदी की। ठीक है। तो आइए, हमारे लिए कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट होती है। लोकेशन आपके सामने रही, इस प्रकार से है ये। आइए, सबसे पहले ये जो घग्गर नदी है, इस घग्गर नदी का अच्छा प्राचीन नाम पढ़े उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसे वैदिक साहित्य में क्या कहा गया है। वैदिक साहित्य में इसे कहा गया है द्रवेशवती नदी। क्या कहा गया है? द्रवेशवती नदी। इसे आप प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्राचीन सरस्वती नदी। इसे आप याद रखिएगा राजस्थान का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं? अभी हम सारी चर्चा करेंगे। इसे याद रखिएगा हकरा कहते हैं पाकिस्तान में। इसे मृत नदी भी कहते हैं। इसे आप सोतर या नट नदी कहते हैं। तो ये तो सारे के सारे इस नदी के नाम हुए। कौन सी नदी हम पढ़ रहे हैं? घग्गर नदी। ये तो सारे के सारे इसके क्या हुए? अन्य नाम से आप जानते हैं इसे। ठीक है। अब यहां पर सबसे पहला बिंदु आप लिखेंगे वो है उद्गम स्थल। तो इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपके कहां से होता है? तो आप बताएंगे सर घग्गर नदी का उद्गम जिस पहाड़ी से होता है वो है आपके शिवालिक पहाड़ियां। शिवालिक पहाड़ियां जो है वो आपके हिमालय का भाग है। किसका भाग है? याद रखिएगा हिमालय का भाग है। हिमालय का तीसरा भाग शिवालिक की पहाड़ियां तो कहलाता है, तो हिमालय का भाग है। यानी कि घग्गर नदी का जो उद्गम है वो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलता है। और शिवालिक पहाड़ियां जिस स्थान से है वो कौन से? तो हिमाचल प्रदेश। ये तो हुआ इसका उद्गम स्थल। ठीक है। फिर अगली जो बात है वो इसके प्रवाह क्षेत्र की है। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो आपके क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा वो है गंगानगर वे हनुमानगढ़। ये लीजिए गंगानगर और हनुमानगढ़, दो ही तो जिले हैं। तो अन्य नाम हो गया, उद्गम हो गया, फिर प्रवाहित क्षेत्र का पता चल गया राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ में। ठीक है। लेकिन ये निकलती तो राजस्थान के बाहर से है ना, तो राज्य में प्रवेश कहाँ होता है इसका? राज्य में प्रवेश, तो आप कहेंगे सर राज्य में इसका जो प्रवेश होता है वो यहां से है और वो है आपके टिब्बी क्षेत्र। याद रखिएगा टिब्बी हनुमानगढ़। टिब्बी जो हनुमानगढ़ है यहां से राजस्थान में प्रवेश है। आप कहेंगे ठीक है सर राजस्थान में प्रवेश हो गया, लुप्त कहाँ होती है ये? तो आप कहेंगे सर लुप्त होती है यहां फोर्ट अब्बास पाकिस्तान। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में। लेकिन याद रखिएगा वर्तमान के अंदर ये जो लुप्त है ये होती है भटनेर किले के पास। यहां पर तो कभी ज्यादा पानी आ जाए तो, इसीलिए तो इस नदी का भाग जो पाकिस्तान में है उसे किस नाम से जानते हैं? हकरा। तो एक बार तो ये आप सारे पॉइंट बना के लिखिए, फिर मैं वापस आपको बताता हूं। देखिए
ये तो सारे सारे अन्य नाम वैदिक साहित्य में क्या कहते हैं, प्राचीन, इसके अलावा ये इनके उप और अन्य नाम। फिर आप लिखिएगा उद्गम स्थल, फिर लिखिएगा प्रवाह क्षेत्र, फिर राज्य में प्रवेश, और फिर लिखिएगा लुप्त। ये पॉइंट लिखिए, फिर मैं आगे और चर्चा करता हूं आपके साथ। हाँ बिल्कुल, विकास यादव, बिल्कुल हो जाएगा कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, राजस्थान जीके के सारे सेगमेंट हो जाएंगे आप जब तक कह रहे हैं। यहाँ पर ये बात लिखी आपने, ये अन्य नाम हो गए और ये 4 बिंदु हो गए। देखिए, चर्चा में ये कर रहा हूं कि यहाँ पर स्थान है, ये स्थान है आपके शिवालिक पहाड़ियाँ। शिवालिक पहाड़ियाँ जो है वो है आपके हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से नदी निकलती है, ठीक है। उसके बाद में फिर ये जो क्षेत्र है टीबी, और टीबी क्षेत्र जो है वो है हनुमानगढ़ में। यहाँ से राज्य में क्या करती है, प्रवेश। फिर ये गंगानगर में बहते हुए फिर ये चलती है इस प्रकार, जब ज़्यादा बारिश आ जाए तो ये चलती है पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस भाग को कहा गया है हकरा। और कहाँ तक पाकिस्तान में, तो फोर्ट अब्बास। लेकिन ये ज़्यादा बारिश आने की बात है तब ये जाती है, वरना नहीं जाती, वरना यहीं तक रहती है। और हकीकत के अंदर हमने यही देखा कि यहाँ पर भटनेर है, यहाँ पर ये लुप्त हो जाती है, जाती तो ये गंगानगर भी नहीं है। तो आप कहेंगे सर फिर गंगानगर तो वह जिला होना चाहिए जहाँ पर कोई नदी नहीं जाती, लेकिन बारिश के दिनों में ये चली जाती है। ये इसकी लोकेशन हमने पढ़ी है, ठीक है, कि शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी, राजस्थान के टीबी क्षेत्र से प्रवेश करने वाली नदी, जो कि आपके राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों से बहते हुए पाकिस्तान तक जाने वाली ये जो नदी है, ये, ठीक है। अब देखिए, आपने पॉइंट लिख लिए हैं, उद्गम स्थल लिख लिया, राज्य में प्रवेश लिख लिया, प्रवाही क्षेत्र लिख लिया, और आपने लुप्त लिख लिया। जहां तक लिखा उसके जस्ट आगे लिखिएगा कुल लंबाई। और ये जो कुल लंबाई है ये अनुमानित है, ये केवल अनुमानित। वैसे भी हम देखेंगे नदियों की लंबाई कतई फिक्स नहीं होती है, नदियों की लंबाई कतई फिक्स नहीं होती है। ज्यादा पानी आ गया तो चली जाएगी आगे। अनुमानित लंबाई 465 किलोमीटर है, अनुमानित है, ठीक है। और वैसे भी आंतरिक अफवाह तंत्र का मतलब यही होता है, ऐसी नदियां जो जिस भाग से निकलती है वो तो निश्चित है, लेकिन समाप्त कहाँ होगी ये निश्चित नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फिर अब हम इस नदी के किनारे क्या क्या है वो लिख लेते हैं। तो आप कहेंगे सर किनारे की यदि हम बात करेंगे तो देखिए, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल और ये भटनेर किला, तीनों इसी नदी के किनारे, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले भी इसी नदी के किनारे हैं। तो किनारे में एक तो आप लिखेंगे कालीबंगा, रंगमहल स्थल, पीलीबंगा स्थल, कालीबंगा स्थल, भटनेर किला, ये जो हैं ये आपके सारे सारे जो स्थान हैं ये कौन से जिले में, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिला लीजिए, कालीबंगा, पीलीबंगा, ये सारे के सारे, और हनुमानगढ़ स्वयं भी इसी नदी के किनारे हैं, ठीक है। ठीक है, तो कुल लंबाई भी हो गई, लेकिन अनुमानित है इसलिए एग्जाम में नहीं पूछेगा। किनारे याद रखिएगा। अब आप हेडिंग डाल दीजिए, इसकी विशेषता क्या क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये तो लिख लिया होगा आप सबने।
ठीक है, लिखिए विशेषता। विशेषता में क्या क्या बातें बनती है लिखिएगा। विशेषता में लिख लीजिएगा सबसे पहले घग्गर नदी राज्य के उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है, गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है। दूसरी बात, घग्गर नदी उत्तर से दक्षिण दिशा दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। प्रवाहित भाई ऐसे तो चलती है ऊपर से नीचे की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। घग्गर नदी द्वारा निर्मित उपजाऊ भूमि जो है, उपजाऊ भूमि वो काठी या बग्गी कहलाती है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो घग्गर नदी राज्य के उत्तरी भाग में प्रवाहित, ये उत्तर से दक्षिण की ओर निर्मित उपजाऊ भूमि जो है काठी या बग्गी, या फिर लिखिएगा घग्गर नदी, घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान जो है, निर्मित मैदान जो है वो आप पढ़ते हैं नाली या पाट, जो कि बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। बासमती बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। किसके लिए प्रसिद्ध है? बासमती चावल के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़ जंक्शन घग्गर नदी के पेटे के तल के नीचे स्थित है। यानी कि ये घग्गर नदी बह रही है, इस घग्गर नदी का जो पेटा है इसके तल के नीचे है कौन सा? हनुमानगढ़ जंक्शन। इसलिए तो जैसे ही इसमें पानी ज्यादा आया तो सबसे पहले डूबेगा कौन? हनुमानगढ़ जंक्शन। समझे क्या? ये नदी बह रही है, ये हाथ जो दिख रहा है ये नदी है, इस नदी का पेटा ये है, और इस पेटे के तल के नीचे यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे, तो इसमें पानी आया तो पानी होते होते यहाँ तक आएगा और ये डूब जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। नंबर 6 पूछा जाए आपको, आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी यही है। भाई इतनी लंबी तो कौन सी होगी जो हिमाचल प्रदेश से निकलकर पाकिस्तान जाती है? आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी। फिर लिखिएगा, राज्य में प्रवाहित होने वाली एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है ये। भाई हमारे राजस्थान से तो एक ही है ना अंतरराष्ट्रीय नदी, भारत से तो बहुत सारी है, राजस्थान में तो एक ही अंतरराष्ट्रीय नदी है जो देखिए पाकिस्तान में जाती है। तो ये इस नदी की क्या है? प्रमुख प्रमुख विशेषताएं हैं घग्गर नदी की। उतारिएगा। लिख लिया ना?
चलिए आगे। तो बस ये आपके घग्गर नदी हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब आप हेडिंग डालिए नेक्स्ट। अगली जो नदी है वो है आपके साबी नदी। साबी नदी। साबी नदी की स्ट्रक्चर यदि बढ़ाऊं मैं आपके सामने कि ये जो साबी नदी है ये किस प्रकार से क्या है। ये आपके सामने दो जिले दे रखे हैं, कौन कौन से। ये तो है आपके कोटपुतली बहरोड। ये है आपके खेरतल तिजारा। हम बात कर रहे हैं साबी नदी की। देखिए कौन सी नदी की चर्चा करेंगे, साबी नदी की। ठीक है, और ये जो साबी नदी है इसकी जो स्ट्रक्चर है वो यहां से निकलकर फिर इस प्रकार यहां से होते हुए यहां जाकर लुप्त होती है। कोटपुतली बहरोड से निकली, फिर खेरतल तिजारा, और उसके बाद में ये जो स्थान है आपके सामने ये है पूरा हरियाणा। हरियाणा का यहाँ पर एक क्षेत्र है पटौदी, यहाँ पर जाकर ये नदी क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। ये इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम चर्चा करते हैं कि ये जो साबी नदी है इसका अन्य नाम क्या है। तो देखिए इसी साबी नदी को आप साहिबी नदी भी कहते हैं। साबी नदी को ही आप क्या कहते हैं, सबसे पहले तो इसे ही आप क्या कहते हैं, साहिबी नदी। साबी नदी ही आपकी क्या है, साहिबी नदी। इसे याद रखिएगा। हरियाणा में, हरियाणा में नजबगढ़ का नाला कहते हैं इसे, नजबगढ़ का नाला इसे कहते हैं आपके। ठीक है, फिर अगला जो बिंदु है वो है आपके उद्गम स्थल से। इसका जो उद्गम है स्थल वो कौन सा है, तो आप कहेंगे सर साबी नदी का जो उद्गम है वो शेवर की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं, शेवर की पहाड़ियां। शेवर की पहाड़ियां जो है वो है कोटपुतली में। अभी तक देखिए, यानी कि आज जिस समय हम बात कर रहे हैं 14 अप्रैल 2025 की, उसके अकॉर्डिंग तो याद रखिएगा अभी तक यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया तो जयपुर ही आएगा। कोटपुतली पहले जयपुर का ही भाग था, अब कोटपुतली बहरोड के नाम से नया जिला बना। तो जुलाई 2025 तक जो सीमांकन होगा ना उसके बाद में ही पता चलेगा आगे क्या है। ठीक है, ये हुआ इसका उद्गम स्थल। फिर इसका है प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, तो आप कहेंगे सर इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो देखिए कोटपुतली से फिर खेरतल तिजारा। खेरतल तिजारा अलवर से ही तो अलग हुआ है, यानी कि कोटपुतली पहले जयपुर का भाग था, खेरतल तिजारा पहले अलवर का भाग था, यहीं से तो है। तो दोनों बातें याद रखनी है जुलाई 2025 तक, तो बाकी आगे देखेंगे जो होगा। तो प्रवाह क्षेत्र आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र। उसके बाद में है कि ये नदी जो है ये लुप्त कहाँ होती है, तो लुप्त होती है ये हरियाणा के पटौदी में। पटौदी में इस पर एक बांध बना हुआ है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। हाँ, वो आप मसानी बांध कह सकते हैं या मसानी बिराज, ये बना हुआ है हरियाणा में। यहीं पर आसपास में याद रखिएगा नेचर पार्क विकसित किया जाएगा, नेचर पार्क। ठीक है, याद रखिएगा अकबर द्वारा भी इस नदी पर बांध बनाने का कई बार प्रयास किया गया। अकबर द्वारा कई बार बांध बनाने का प्रयास, क्योंकि डायरेक्ट सेना आती थी ना तो बीच में ये बाधा उत्पन्न करता था। हालांकि क्वेश्चन तो नहीं आया है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखें इस प्रकार का कोई क्वेश्चन बन जाए तो। ठीक है, और ये वो नदी है जो दक्षिण से किधर की ओर चली, उत्तर की ओर। विशेषता साबी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित। उतारिए।
कल संडे था ना, संडे को हर छुट्टी रहती है आपकी, लीव रहती है ना? चलिए लिख लिया। हाँ, बिल्कुल 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 सही बोला आपने। कि इस नदी के जो किनारे हैं ना, किनारे लिखिएगा, किनारे जो है वो एक सभ्यता है जिसका नाम है जोधपुरा सभ्यता। और ये जो जोधपुरा सभ्यता है ये आपके कहाँ पर है? तो वही बात है, कोटपुतली बहरोड में लिखिएगा, लिख लीजिएगा, किनारे जोधपुरा सभ्यता। लीजिए, तो किनारे लिखिएगा जोधपुरा सभ्यता। ठीक है, ऐड कर लिया होगा। चलिए, ये नदी कंप्लीट। देखिए, आंतरिक अपोहा तंत्र में जो प्रमुख प्रमुख रूप से नदियां होती हैं ना, कांतली नदी, काकनी या जिसे आप काकने नदी कहते हैं, कंप्लीट। जिसे आप घग्गर नदी के रूप में पढ़ते हैं, कंप्लीट। और आप जिसे साबी नदी के रूप में पढ़ते हैं, ये भी क्या हुई? कंप्लीट। 4 नदियां कंप्लीट हुई। अब जो अगली नदी हम पढ़ेंगे वो एक रूपारेल रहेगी, फिर एक मैंथा रहेगी और एक आपकी रूपनगढ़ रहेगी। ठीक है, तो अगली आप हेडिंग लगा लीजिएगा रूपारेल नदी, और उसके बारे में हमारी जो चर्चा होगी